ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं ऐसे खतरनाक रोग की औषधि बताऊंगा जिससे अक्सर हम दो चार होते रहते हैं और जो कई बार महीनों महीनों हमें बड़ा कष्ट दे देता है। अनेकों प्रकार के ट्रीटमेंट हम उस रोग के लेते हैं और फिर भी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। और वह रोग क्या है? वह है काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं। जितने भी मित्र आप मुझे सुन रहे हैं, आपको या आपके परिवार में कभी ना कभी किसी को काली खांसी जरूर हुई होगी। काली खांसी हम उसे कहते हैं जिसमें खांसी उठती है और कफ निकलता नहीं भीतर से। जब तक थोड़ा बहुत कफ ना निकले भीतर से, तब तक निरंतर रोगी खांसता रहता है और वह खांसना इतना गंभीर हो जाता है कि श्वास तक लेना भूल जाता है रोगी। आंखें लाल हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। और खासकर यह उस समय में खांसी का दौरा उठता है जब हम सोने जाते हैं। वैसा रोगी सो भी नहीं पाता है, जैसे ही लेटेगा उसको खांसी बढ़ जाएगी, फिर बैठेगा खांसेगा, फिर लेटने की कोशिश करेगा, फिर खांसी बढ़ जाएगी। बहुत गंभीर रोग है। यदि छोटे बच्चे को हो जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली स्थिति बन जाती है, और यदि किसी बड़े बुजुर्ग को हो जाए उसके लिए भी खतरनाक स्थिति बन जाती है, क्योंकि उसको तो हार्ट फेल तक हो सकता है सूखी खांसी के कारण। आज जो मैं औषधि सूखी खांसी हेतु आपको बता रहा हूं, काली खांसी भी जिसको कहते हैं, कुकुर खांसी भी जिसको कहते हैं, केवल कितनी भी पुरानी खांसी है, बच्चे से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक 48 घंटे में आपकी खांसी से आप मुक्त हो जाएंगे। इतनी चमत्कारिक और महत्वपूर्ण औषधि मैं आपको बताऊंगा। परंतु हमें इस रोग की उत्पत्ति कैसे होती है और ये सूखी खांसी आखिर होती क्यों है, इसको जान लेना चाहिए। आदरणीय मित्रों, हमारा जो लंग्स है, हमारे लंग्स में 6500 के करीब स्पंज की भांति सूक्ष्म छिद्र है। जैसे एक स्पंज में छिद्र होते हैं। अधिकतर छिद्र कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं। कुछ छिद्र ही खुले रहते हैं जिनके माध्यम से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। परंतु पूरा जो हमारा लंग्स है, पूरा जो हमारा फेफड़ा है, वह ऐसा नहीं कि जो 75% छिद्र बंद रहते हैं वह हमेशा बंद ही रहते हैं। हमारा लंग्स से हम बारी बारी से अलग अलग हिस्से से श्वास लेते रहते हैं। बहुत जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि 40% 45% तक हमारे लंग्स के छिद्र खुले रहते हैं, बाकी बंद रहते हैं। जब हम किसी भी प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तब वह स्थिति बनती है कि अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निश्वास के माध्यम से आउट कर पाते हैं और अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं। तब हमारा जो लंग्स है, हमारा जो फेफड़ा है, उसके वह छिद्र जो हमेशा बंद रहते हैं वह खुलते हैं। यानी कि जितना गहरा हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का, उतना ही अधिक से अधिक परसेंटेज में हमारे लंग्स के जो छिद्र हैं वह ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। और कुछ दिनों के अभ्यास से फिर वैसा भी होता है कि 100% हमारे लंग्स के जो छिद्र हैं वह ऑक्सीजन ग्रहण करने लगते हैं, और उसका असर फिर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। रक्त शुद्ध होने लगता है ऑटोमेटिक केवल प्राणायाम करने से, क्योंकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन हम लेते हैं, और जितना अधिक हम ऑक्सीजन लेते हैं उतना ही अधिक ऑक्सीजन बर्न होती है हमारे शरीर में, जिसके कारण हमारा पूरा शरीर ही फिर देदीप्यमान हो जाता है। सूखी खांसी क्यों हो जाती है? चूंकि वह जो मैंने कहा कि 40 से 45% तक ही केवल लंग्स के छिद्र खुले रहते हैं, कभी कभी वह भी कफ से बंद हो जाते हैं।
कब हो जाते हैं? जब हमें खांसी हुई और हमने उस खांसी को दूर करने के लिए तुरंत कुछ वैसी औषधियों का सेवन कर लिया जिससे हमारा कफ सूख गया। आदरणीय मित्रों, खांसी हमें कभी भी होवे, खांसी तभी होती है जब हमारे लंग्स पे कफ की अधिकता बढ़ने लगती है, हमारे लंग्स के छिद्रों को कफ बंद करने लगता है। आदरणीय मित्रों, खांसी एक नेचुरल प्रक्रिया है। एक दो बार तो खांसी स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को भी 24 घंटे में जरूर आती है। वह एक बिल्कुल ही नैसर्गिक प्रक्रिया है। क्या? वह जो मैंने कहा कि हमारा जो लंग्स है उसके 60-65% जो छिद्र हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं या कफ से भरे रहते हैं। जब हमारे अधिक से अधिक छिद्र कफ से ओतप्रोत हो जाते हैं तो हमारा लंग्स ऑक्सीजन कम छिद्रों से उतनी ले नहीं पाता है जितनी हमारे शरीर की आवश्यकता है। तब आपका जो फुफ्फुस है वह एक प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रक्रिया से गुजरता है। आपको खांसी बनती है। खांसी इसलिए बनती है ताकि वह जो अधिक कफ आपके लंग्स के छिद्रों को बंद कर दिया है वह कफ भीतर से फटे और बाहर आ जाए और वह लंग्स के छिद्र आपके क्लीन हो जाएं और आप अधिक से अधिक ऑक्सीजन भीतर ग्रहण करने लगे। यह एक बिल्कुल ही नेचुरल और नैसर्गिक सी प्रक्रिया है और यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ निरंतर हो रही है। एक दो खांसी या मठारना, कई बार खांसी पूरा खुल के नहीं होती, हम मठारते हैं ऐसे, तो वो थोड़ा बहुत हमारे फुफ्फुस में कफ जमा रहता है, वह हट जाता है। वही कफ यदि बहुत अधिक मात्रा में बन जाए तो फिर हमें खांसी बढ़ेगी। फिर खांसी बढ़ेगी तो हम उसकी औषधि लेंगे। अब यदि सही चिकित्सक होगा तो वह आपको जो औषधि देगा वह वैसी देगा जिससे कि जो कफ भीतर जमा हुआ है, जो निकलना चाहता है खांसी के माध्यम से, जो आपका शरीर नेचुरली उस गंदगी को बाहर करना चाहता है, खांसी के माध्यम से आउट करना चाहता है, उस स्थिति में सहयोग करे औषधि। वैसी औषधि एक सही चिकित्सक देने का प्रयास करता है ताकि एक कंठ में गर्माहट बने, आपकी श्वास की नली में एक टेम्परेचर बढ़े और आपकी श्वास की नली थोड़ा फैले और जो कफ जमा हुआ है उसको जो औषधि फाड़ सके, उसको वहां से उखाड़ के बाहर कर सके, उसको फाड़ सके, चिपके हुए कफ को छुड़ा सके भीतर। कई बार क्या होता है, हम अपनी गलती से या चिकित्सक ही वैसी गलती कर देता है कि आपको बहुत हैवी डोज दे दी जाती है। एक पीने की औषधि भी दे दी, 2 कैप्सूल खाने के भी दे दिए, तो वह क्या करेंगे कि अधिक टेम्परेचर आपके लंग्स में बढ़ जाएगा जिसके कारण वह कफ आपका और सूख जाएगा और सूखने के बाद और भी बुरे तरीके से आपके लंग्स को जकड़ लेगा। अब चूंकि आपका लंग्स पहले से ही जकड़ा हुआ था, अब खांसी की मात्रा और बढ़ेगी। चूंकि शरीर तो उस कफ को बर्दाश्त नहीं कर रहा है जो जकड़ लिया है लंग्स को, शरीर तो उसको बाहर करना चाहेगा और वह बाहर हो नहीं रहा है। इसलिए बार बार आपको लगातार खांसी होना शुरू हो जाएगी और तब तक खांसी होती रहेगी जब तक लंग्स के कुछ छिद्रों पर से कफ उखड़ के बाहर ना आ जावे। फिर थोड़ा सा कफ निकल आएगा, शांति मिलेगी। फिर जो बाकी छिद्रों के ऊपर कफ जमा हुआ है और जिन छिद्रों पर से कफ छुड़ा है उनको फिर वह बगल वाला कफ फैल के फिर वापस बंद कर देगा। थोड़ी देर में फिर आपको खांसी उठेगी। इस प्रकार से निरंतर आपको खांसी उठती चली जाएगी और उसी को कहते हैं हम कुकुर खांसी, काली खांसी, सूखी खांसी। और वह बड़ी नैसर्गिक और नेचुरल प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया यही है कि आपका शरीर उस खांसी के माध्यम से आपके लंग्स की सफाई करना चाहता है। लंग्स में जो खतरनाक रूप से कफ जम गया है उसको उखाड़ के बाहर करना चाहता है
और जब तक वह उखड़े ना तब तक वह खांसी निरंतर होगी। और चूंकि कफ सीमेंट की तरह जम गया है, खांसी से वह कफ अब बाहर निकलने वाला नहीं है, इसलिए खांसी और अधिक बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण आपके फुफ्फुस में सूजन आ जाएगी और अधिक खांसने के कारण आपकी आंखों पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपके मस्तिष्क पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और आपके हृदय पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपके पाचन संस्थान पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब आप बार बार लगातार खांसेंगे तो आपकी आंतें बार बार ऊपर की ओर खींचेगी ऐसे। और यदि सही चिकित्सा वैसे समय पे ना हुई तो वही फिर तमक श्वास में परिवर्तित हो जाएगी। फिर आप हमेशा के लिए तमक श्वास के पेशेंट बन जाएंगे, दम्मे के पेशेंट बन जाएंगे। सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि कभी भी जब खांसी हो जाए, पहले हमें सर्दी होती है, सर्दी को दूर करने के लिए हम औषधि लेना शुरू कर देते हैं। जो नासिका के माध्यम से तरल बाहर बहना था वह भीतर ही रुक के चिपक जाता है और वह फिर कफ का रूप ले लेता है। फिर उस कफ को बाहर करने के लिए आपको खांसी शुरू होती है। तो कभी भी जब आपको सर्दी होवे, उस सर्दी को आप बहने दो। 7 से 9 दिन लगते हैं नेचुरली आपको यदि सर्दी हो गई है, उस सर्दी को दूर होने में नेचुरली वह सर्दी 7 से 9 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। बस आपने केवल इतना ही करना चाहिए कि ज़्यादा ठंडे पेय पदार्थ ना लेवें जब आपको सर्दी हो जाए। ऐसा भोजन लेवें जिससे सर्दी आपके कारण और ना बढ़े, लेकिन सर्दी जल्दी ठीक हो जाए वैसी भी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वैसी व्यवस्था आप करते हैं, इसी कारण से वह जो तरल बहना है वह सूख जाता है और कफ का रूप ले लेता है। फिर खांसी होती है। फिर आप खांसी को भी दूर करने के लिए तुरंत वैसी दवाई लेते हैं, फिर वह खांसी ठीक तो नहीं होती, वह कफ और खांसी की गरम औषधियां लेने के कारण सूख जाता है। तो सबसे पहले तो हम सभी मित्रों को यही करना चाहिए कि जब हमें सर्दी हो जाए, हम बस इतना ही करें कि शीतल पेय पदार्थ का सेवन ना करें। गर्दन में रात्रि में कपड़ा लपेट के सोवें। अपनी छाती पे अधिक से अधिक कपड़ा रखने की कोशिश करें, चाहे गर्मी भी क्यों ना हो। सर्दी है तो एक उलन का कोई कपड़ा अपनी गर्दन में लपेटें, अपनी छाती पे उसको लपेटें या स्वेटर पहने। तो वैसे टेम्परेचर देने की कोशिश करें। गर्म औषधि अधिक मात्रा में लेने की कोशिश ना करें, तब कभी भी सूखी खांसी जन्म नहीं ले सकती। हमें हमेशा औषधि से बचना चाहिए, चाहे वह औषधि किसी भी प्रकार से तैयार की गई हो। नेचुरल जीने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारा बायोलॉजिकल शरीर और इसका कोई भी अंग तभी अधिक पीड़ा से ग्रस्त होता है जब हम उसमें अपना हस्तक्षेप करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सर्दी हुई, गरम पेय पदार्थ लेने शुरू कर दिए, गरम दवाइयां खाना शुरू कर दी, एंटीबायोटिक तुरंत लेना शुरू कर दी। अब वह तरल सूख जाएगा, लंग्स में जम जाएगा या मस्तिष्क में जम जाएगा, क्योंकि वह तरल हमारे मस्तिष्क से बहता है। अब अगर वह मस्तिष्क में ही जम गया तो आप सिरो रोग से पीड़ित हो जाएंगे। अगर वह लंग्स में जम गया तो वह बुरे तरीके से सीमेंट की तरह कफ से आपका लंग्स ओतप्रोत हो जाएगा, फिर आपको सूखी खांसी होगी। और इस प्रकार से वही सूखी खांसी फिर दम्मे में परिवर्तित हो जाएगी, जिसको हम तमक श्वास कहते हैं। फिर श्वास फूलने की बीमारी से हम ग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि कुछ हमारे लंग्स के छिद्र तो 100% जकड़ लिए उस कफ ने, थोड़े से खुले हुए हैं, उनसे जितनी ऑक्सीजन हम ले पा रहे हैं उतनी शरीर के लिए ना काफ़ी है। फिर शरीर जल्दी श्वास लेगा, जल्दी श्वास लेगा, उसी को हम कहते हैं दम फूलना। फिर ऐसे आप श्वास लेंगे, और जब आप वैसे श्वास लेंगे तो स्वर विज्ञान आपने मेरे माध्यम से सुना होगा, 24 घंटे में 21,600 श्वास एक नेचुरल व्यक्ति लेता है। यदि आप 2 गुनी श्वास ले लेंगे तो उसी अनुपात में आपकी आयु भी कम हो जाएगी। अगर 100 वर्ष की आयु किसी मनुष्य की होती है तो 85 वर्ष रह जाएगी। तो हम अपनी इस बायोलॉजिकल शरीर को अपने से काम करने दें। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जो काम शरीर कर रहा है उसी में उसका सहयोग करें। यानी कि वह कफ फाड़ने के लिए खांसी हुई है तो हमें कुछ वैसी औषधियों का सेवन करना चाहिए जिससे कि वह कफ आसानी से फट जाए, तो जल्दी खांसी ठीक हो जाएगी। खांसी तो इसलिए हो रही है ताकि वो कफ को फाड़ सके और बाहर ला सके, लंग्स को क्लीन कर सके।
वैसी ही औषधि आज मैं बता रहा हूं आपको। आदरणीय मित्रों, यूं कफ को फाड़ने के लिए बहुत सारी औषधियां हैं, पेटेंट भी हैं। आप जंगल से जाके कोई वनस्पति ले आए, उस किसी वनस्पति का रस, किसी की राख, किसी का फांट, किसी का क्वाथ, किसी का चूर्ण, बहुत प्रकार से आप इस रोग को दूर कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इतनी सुलभ औषधि आपको बता रहा हूं जो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अवेलेबल है। एक केले के पेड़ का पत्ता लेके आ जाएं। यदि वो पेड़ पे सूख चुका है तो सूखा तोड़ के ले आएं, यदि सूखा नहीं है तो हरा तोड़ के ले आएं। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें लाके। एक मिट्टी की मुटकिया ले लें, उसको ठूस ठूस के अच्छे तरीके से पूरा भर दें उस पत्तों से। केले के पत्तों से उस मुटकी को भर दें, पूरा जितना उसमें समा सके जबरदस्ती ठूस ठूस के अच्छे से पूरा का पूरा पत्ता वो छोटी सी मिट्टी की मुटकिया में भर दें। बस इतना ध्यान रहे कि मिट्टी की मुटकिया पहले किसी भी कार्य में यूज की हुई ना हो। आप कुम्हार के यहाँ से बिल्कुल नई खरीद के लावें। उसको एक बार पानी में धो लें ताकि उसकी मिट्टी धूल उस पर कुछ हो तो वह हट जाए, फिर वह सूख जाएगी। सूखने के बाद उसमें आप वह एक केले का पत्ता लाके, यदि सूखा है तो सूखा यदि पेड़ पे लगा हुआ है तो वहां से काट लें, नीचे जमीन पर से उठा के ना लाएं। और यदि सूखा ना मिले पेड़ पे लगा हुआ तो हरा ही काट के ले आएं। उसको छोटे छोटे टुकड़े, जैसे माताएं बहनें साग काटती हैं सरसों का, वैसे काट के उस मुट्ठी में भर दें। उस मुटकिया के ऊपर एक मिट्टी का ढक्कन लगा दें। जो आटा गूंथती हैं माताएं बहनें रोटी बनाने के लिए, या थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ले लें। मुल्तानी मिट्टी को पानी की सहायता से उसकी लुगदी बना के उस ढक्कन को पूरी तरह बंद कर दें ताकि उसमें जो भाप भीतर बने वह बाहर ना निकले। अब यदि आप गांव देहात में रहते हैं तो कुछ उफले ले आएं गोबर के, और उन उफलों के बीच में उस मुटकिया को रख दें, उफलों में आग लगा दें। वह उफले अपने आप सुलगते रहेंगे। हंडिया गर्म होगी, गर्म होने के बाद बिल्कुल लाल हो जाएगी, पूरी तप जाएगी। जब तप जाएगी तो उसके भीतर जो वह केले के पत्ते हैं वह जल के बिल्कुल राख हो जाएंगे। और ध्यान रखें कि वह हमें जला के बिल्कुल राख करने हैं। इतने उफले हम उसमें रखें कि वह जल के राख हो जाएं। यदि आप शहर में रहते हैं तो अपनी गैस को जलाएं, उसके ऊपर उस हंडिया को रख दें और पूरा फ्लेम खोल दें। कुछ ही देर में जो हंडिया है वह बिल्कुल दग्ध हो जाएगी, एकदम पूरी तप जाएगी, लाल हो जाएगी बिल्कुल। जब वह लाल हो जाए इसका मतलब उसके भीतर जो पत्ते हैं वह अब जलने लगे। जब वह बिल्कुल लाल हो जाए तब आप उसको आग पर से उतार के रख दीजिए। 100% जब वह स्वयं से ठंडी हो जाए, आधे एक घंटे बाद, तब आप उसको खोलिए, उसके भीतर से वो राख निकाल लीजिए। उसका खूब बारीक डस्ट बनाइए। इतना बारीक डस्ट बनाइए कि वह डस्ट आपके कपड़े में छन जाए। 1 वर्ष का यदि घर में शिशु है, उसको खांसी हो रखी है, उससे लेकर और बड़े बुजुर्ग तक आप इस औषधि को किसी को भी शहद में मिला के चटा सकते हैं। 48 घंटे में कितनी भी पुरानी आप सूखी खांसी से ग्रस्त हैं, खांसी ठीक हो जानी है। 2 बातों का ध्यान रखना है। छोटा बच्चा, इसका मतलब उसको 50 मिलीग्राम के करीब ही आपने शहद में मिला के औषधि चटानी है, छोटे बच्चे को। यदि 1 साल का बच्चा है तो 50 मिलीग्राम। 50 मिलीग्राम का मतलब है कि केवल बस आपकी चुटकी में हल्की सी औषधि, ऐसे आप चुटकी से थोड़ा सा उठावें, 1 चम्मच में रखें और थोड़ा उसमें शहद मिलावें, उंगली से पेस्ट बनावें, और बस इतनी ही वह औषधि हो कि एक बार उंगली में लग जावे। उतना आपने 1 वर्ष के बच्चे को चटा देना है। लेकिन हर 2 घंटे पे इस प्रकार से चटाते रहना है। जितना भी कफ लंग्स में जमा है वो सारा धीरे धीरे फट के निकलना शुरू हो जाएगा। यदि छोटा बच्चा है तो वह कफ फटेगा, कंठ में आएगा, कंठ से फिर ग्रास नली में जाएगा और वह उदर में चला जाएगा और स्टूल के माध्यम से आउट हो जाएगा। यदि बड़े
बड़े लोग हैं तो उनको खांसी होगी, खकार होगा, वह उसको थूक थूक के बाहर थूक देंगे, कफ फटना शुरू हो जाएगा। तो 50 मिलीग्राम के करीब तो छोटे बच्चे के लिए डोज हो गई। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए आपने 50 मिलीग्राम लेना है। 5 वर्ष से 8 साल तक के बच्चे को आपने 1 ग्राम की डोज देनी है। 8 साल से 14 वर्ष तक के बच्चे को आप 2 ग्राम दे सकते हैं हर 2 घंटे में, पूरे दिन, यानी कि दिन भर में 6 टाइम। 14 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को आप 4 से 5 ग्राम दे सकते हैं। अब यदि किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति है और वह बहुत कमजोर है शरीर से और उसको सूखी खांसी है, लेकिन शरीर से कर्स है, बहुत कमजोर है, और उसकी आयु 14 वर्ष से ऊपर है, 14 वर्ष से लेकर वह 80-100 वर्ष का भी यदि है, परंतु उसका शरीर जर्जीर्ण है, उसको आप 2 ग्राम के करीब ही एक बार में देवें और हर 2 घंटे में 2-2 ग्राम देवें। चूंकि यदि कमजोर व्यक्ति को आप अधिक डोज दे देंगे, 4 ग्राम 5 ग्राम, तो अधिक मात्रा में कफ फटेगा। अधिक मात्रा में कफ फटेगा तो वह मुंह से बाहर निकल नहीं पाएगा, वह श्वास की नली में फंस के और एकदम घुटने जैसी स्थिति बन सकती है। उसी के कारण मृत्यु हो सकती है वैसे व्यक्ति की जो कमजोर प्रवृत्ति का है। इतना बस ध्यान रखें कि जो कमजोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको आपने केवल उसकी हाफ डोज देनी है, ताकि जो आयु वर्ग मैंने बताया है उसमें जितनी डोज बताई है उतनी मात्रा में आप डोज दे सकते हैं। एक रत्ती भी कफ 48 घंटे के अंदर अंदर आपके लंग्स में बचने वाला नहीं है। आपका लंग्स नीट एंड क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। और जब लंग्स में कफ नहीं बचेगा तो खांसी होने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। खांसी तो इसलिए हो रही थी कि आपका जो लंग्स है वह उस कफ को बाहर करना चाहता था और वह बाहर हो नहीं रहा था, इसलिए लगातार खांसी हो रही थी। इसके अतिरिक्त जो सूखी खांसी के कारण आपके फुफ्फुस में सूजन आ गई है, आपके कंठ में सूजन आ गई है, आपकी जो श्वास नली है उसमें सूजन आ गई है, देखते ही देखते 48 घंटे के अंदर अंदर वह सूजन भी समाप्त हो जाएगी। इतनी अद्भुत यह औषधि है। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि जो गठिया, साइटिका और लकवा वाले रोगियों के लिए, या जिनका 120 केजी से अधिक वेट बढ़ गया है उनके लिए, या जिन माता बहन को थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए, या जिस माता बहन को गर्भाशय फैल गया है या सिकुड़ गया है, या गर्भाशय में कोई रसोली हो गई है, गांठ हो गई है, या बार बार ओवरी में सिस्ट बनता है हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण, उन सब के लिए एक वरदान तुल्य औषधि है। प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को हम गुरु अमृता औषधि को इन व्याधियों हेतु जिनका जिक्र मैंने किया निःशुल्क ही प्रदान करते हैं। जिन भाई बहन को भी गठिया हो, साइटिका हो, लकवा हो, यह कुछ ऐसे रोग हैं कि एक अवस्था वैसी आ जाती है जब पूरी पृथ्वी पर इन व्याधियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, रोगी बिस्तर पर आ जाता है। जब रोगी बिस्तर पर आ गया हो, वैसी अवस्था में उस रोगी को 3 से 4 माह में गुरु अमृता औषधि के सेवन से वह खड़ा हो जाता है और वापस से अपनी जिंदगी को सुलभ प्रकार से जीना शुरू कर देता है। जो दूसरे के अधीन हो गया था बिस्तर पर, वह अधीनता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वापस से फिर बता दूं कि गुरु अमृता औषधि लिक्विड फॉर्म में है, आसव फॉर्म में हमने उसको तैयार किया है, लिक्विड है। एक व्यक्ति को 1.5 से 2 लीटर 15 दिन के लिए हम वह औषधि देते हैं और केवल स्टील के बर्तन में या कांच की शीशी में ही औषधि कैरी आप कर सकते हैं। किसी प्लास्टिक या रबड़ या किसी अन्य और धातु के बर्तन में आप उसको रिसीव नहीं कर सकते हैं। हम उस औषधि को किसी को कोरियर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह लिक्विड रूप में है, कोरियर नहीं की जा सकती। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को आप दिल्ली में आकर गुरु अमृता औषधि ले सकते हैं। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है। उस व्हाट्सएप चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं
तो वहाँ आपको जानकारी मिलती रहेगी कब कब गुरु अमृता औषधि कब वितरण होना है। प्लस गुरु अमृता औषधि से संबंधित और भी वीडियोज के लिंक आपको उसमें मिल जाएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि गुरु अमृता औषधि और किन किन व्याधियों में कार्य में ली जाती है। वापस से कह दूं कि किसी भी प्रकार का कोई शुल्क हम किसी भी मित्र से नहीं लेते हैं, और ना हमारे यहाँ कोई भेद है, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म और संप्रदाय का हो, सबका स्वागत है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।